बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल जो है हमारा टॉपिक चल रहा था नीति के निर्देशक तत्व, और वो कल जो है हमने ख़त्म कर लिया था। नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों की कल जो है आपको तुलना बताई थी। बढ़िया प्रश्न है वो, और लगभग पेपर में पूछा जाता है। तो इसी कड़ी में जो है आज अपने जो है वो स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय एकीकरण। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और लगभग बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं और इनको दूर करने के आप क्या उपाय बताएंगे। तो ये प्रश्न आता है, तो आज जो है इस प्रश्न को अपने इस पे पूरी चर्चा करेंगे। क्या राष्ट्रीय एकीकरण है और क्या इसकी बाधाएं हैं, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने राष्ट्रीय एकीकरण। क्या है राष्ट्रीय एकीकरण? तो थोड़ा आपको पहले बता दूं कि अपने जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि प्राचीन समय से ही जो है ना हमारे देश में एकता का बड़ा अभाव रहा है, और इसी राष्ट्रीय एकता के अभाव के कारण हमें बहुत सी बार विदेशी शक्तियों से पराजित होना पड़ा है। भारत भी क्या है, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, और ये राज्य क्या थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अब देखो, जब राज्य एक दूसरे से लड़ेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि विदेशी ताकतें इसी ताक में रहती हैं कि कहाँ आपस में राज्य लड़ रहे हैं। फिर उन राज्यों पे आक्रमण करके और जो है उनको अपने कब्जे में ले लेते थे, ये उन पे कब्जा कर लेते थे। तो इसलिए बहुत बार हमें जो है ना विदेशी ताकतों से पराजित होना पड़ा, और देश का जो है धीरे धीरे पतन होता रहा। अब वैदिक काल में जो था वो ये राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना बड़ी प्रबल हो गई थी। विविधताएं बहुत ही हमारे देश में, जाति धर्म संस्कृति के नाम पे विभिन्न विभिन्न तरीके के लोग थे। पर उस समय क्या था, हमारे यहाँ भौगोलिक एकीकरण सांस्कृतिक एकीकरण बहुत था। लोगों में जो है ना बड़ी एकता थी। लोग जो है आपस में मिलजुल कर काम करते थे। बाद में क्या हुआ भाई, जब अंग्रेजी शासनकाल आया हमारे यहाँ, तो हमारी एकता को बहुत धक्का लगा। इन्होंने क्या किया था आपको पता है, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। अब इतने बड़े देश पे थोड़े से अंग्रेज जो राज कर गए, देखो, और इतने शक्तिशाली शक्तिशाली हमारे राजा थे, उसके बावजूद भी थोड़ी संख्या में भी अंग्रेज राज कर गए। क्यों? कि उन्होंने पहले हमारी एकता को तोड़ा था। क्योंकि देखो, आपको एक छोटी सी कहानी प्राचीन समय से अपने पढ़ते आ रहे हैं कि लकड़ियों का गट्ठर और सिंगल लकड़ी भी पहले जो है उसको बच्चों को उसने दिया भी, राष्ट्र लकड़ियों का गट्ठर है ये पूरा, कई लकड़ियाँ, इनको तोड़ के दिखाओ, वो नहीं टूटी। फिर उनको सिंगल सिंगल कर दिया कि अब तोड़ो, तो बड़ी आसानी से टूट गई। तो इससे उसने बताया भी देखो एकता में कितना बल है। तो क्या है, अंग्रेज़ों को पता था भी पूरा भारत एक है, एकता अपने उस टाइम ठीक प्रबल थी, लेकिन इन्होंने क्या फूट डालने की और राज करने की नीति को अपनाया, और इस नीति के अंदर जो है ना ये कामयाब भी हो गए। ये क्या है, पक्षपात करने लगे, किसी को कुछ ज़्यादा देने लगे, दूसरों को कम देने लगे, एक को दूसरे के खिलाफ भड़काने लगे। इस तरीके से उन्होंने सारा ऐसा सिस्टम अपना लिया कि सारे राज्यों के बीच में आपस में फूट डाल डाल के इनको अलग कर दिया, एकता को तोड़ा, और फिर जो है ना खुद इन्होंने राज कर लिया। तो ये जो था, यहाँ से हमारी राष्ट्रीय एकता को बहुत बड़ा धक्का लगा था। और लास्ट में क्या हुआ था कि भारत का विच्छेद होके और पाकिस्तान अलग हुआ, और भारत जो है वो अलग देश बन गया था। अब बात यह है कि राष्ट्रीय एकीकरण है एकता, सब पूरे राष्ट्र के अंदर एकता हो, ये राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। अब भारत जो देखो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है, और जनसंख्या में तो ये चीन को छोड़ के दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राष्ट्र है। यहाँ बहुत तरीके की भाषाएं बोली जाती, विभिन्न भाषाएं हैं, और लोग भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं। धर्म भी यहाँ हर कि कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई पारसी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। बहुत से धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनके सबके रीति रिवाज अलग हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, संस्कृति अलग है, कल्चर अलग है। तो इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी देश को एकता के माध्यम से बांधना और देश में एकता लानी, यही जो है ना वो राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। भारत में क्या है, भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय एकीकरण क्या है कि ये जो है विविधताओं में एकता स्थापित करना,
कि भारत में हमें ये बताया जाता है कि विविधताएं बहुत हैं, लेकिन फिर भी भारत में क्या है, एकता है, भारत जो है ना एक है। लेकिन धीरे धीरे जो है ना इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं। भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि की इन संकीर्ण भावनाओं से, संकीर्ण होती है छोटी विचारधारा, इन संकीर्ण भावनाओं से हम ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए अगर हम सोचते हैं, राष्ट्र के लिए एकजुट होकर काम करते हैं, बस यही क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण, कि पूरा राष्ट्र एक है। लोग जाति धर्म ऐसे ना सोचें कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है जी, वो सिख है, मैं दूसरे धर्म का हूँ, ऊंचा ये ऊंची जाति का है, निम्न जाति का है, ये पंजाब का है, ये हरियाणा का है, ये राजस्थान का है, ये पंजाबी बोलता है, मैं राजस्थानी बोलता हूँ। ये मतलब ऐसा कोई भी भेदभाव न करके जब लोग इन चीज़ों को छोड़ के, इन छोटी विचारधाराओं को छोड़ के ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में सोचना काम करेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं और एकजुट होकर भारत के लिए काम करेंगे, तो क्या है, इससे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, यानी एकता की ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना होगी। नेहरू जी ये कहते थे कि मेरे जीवन का मुख्य कार्य क्या है, भारत का एकीकरण है। तो एकीकरण की दिशा में इन्होंने बहुत प्रयास किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत इन रियासतों को एकीकरण में योगदान रहा था, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सी रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी कि हम ना तो भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में, तो कोई पाकिस्तान में भी जाना चाहता था। तो ऐसे लगा कि इससे तो भारत की एकता खतरे में पड़ जाएगी, भारत के और टुकड़े हो जाएंगे। तो इन्होंने जो है एकीकरण में बड़ा प्रयास किया और इन रियासतों को किसी न किसी तरीके से भारत के साथ जोड़े रखा और भारत को टूटने नहीं दिया। तो इनका बड़ा योगदान था राष्ट्र के एकीकरण के अंदर। जब भारत आज़ाद हुआ और अपना संविधान बना तो इसमें भी राष्ट्रीय एकीकरण को बड़ा सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इस बात को इसमें बात इन चीज़ों से इस बात को बल मिला कि हम सब भारतवासी हैं, हम सबका एक ही संविधान है, एक हमारे राष्ट्र का झंडा है, एक हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ये बड़ी एकता के प्रतीक हैं कि हमारा एक राष्ट्र चिन्ह, हमारा एक राष्ट्र ध्वज, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से हम सारे चलते हैं। तो इन चीज़ों से जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसने भी जो है राष्ट्रीय एकीकरण, एकता को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया था। अब देखो, अब जैसे करगिल युद्ध हुआ था तो उस टाइम क्या था, अब क्या है, हमारे देश के अंदर जब कोई देश का दूसरे देश के साथ युद्ध होता है, करगिल का कोई हमारे पाकिस्तान के साथ हुआ था, या 62 और 65 में, 62 के समय चीन का आक्रमण हुआ था, 65 के समय हुआ था, 71 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, अभी बाद में कारगिल का युद्ध हुआ था। तो इसमें लोगों के बीच में बड़ी एकता रहती है, लोग राष्ट्र के बारे में सोचने लगते हैं, हम सब मतलब राष्ट्र की भावना से बड़े प्रेरित हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है राष्ट्रीय एकीकरण, अब हमारे देश में इतनी एकता है कि हम जब कभी विदेशी ताकत का सामना करना पड़ता है तो जो है हमारा पूरा राष्ट्र, पूरी जनता एकजुट होकर हम सैनिकों का साहस बढ़ाते हैं और हम जो है ना अपनी राष्ट्रीय एकता का परिचय देते हैं। तो राष्ट्रीय एकता हालांकि अब भारत के अंदर बड़ी प्रबल है, लेकिन फिर भी जो है ना इस एकीकरण के मार्ग में बहुत सी समस्याएं अभी भी आज भी बनी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं भारत की एकता को या राष्ट्रीय की एकता को प्रभावित करती हैं। तो इन अब समस्याओं का जो है हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे, भी ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हमारे देश की एकता को तोड़ रही है, हमारे देश के टुकड़े कर सकती है। तो इन समस्याओं का जो है हम बिंदुवार विवरण करेंगे। सबसे पहले पॉइंट है जातिवाद की समस्या। देखो, जातिवाद की समस्या जो है ना, ये एक बड़ी प्रबल समस्या है। हम जो है सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो भी उसमें जातिवाद, पॉलिटिकल में भी जातिवाद, अन्य बहुत से सब्जेक्टों में जो है हम इस जातिवाद की समस्या के बारे में देखते हैं और हम प्रत्यक्ष रूप से भी इस चीज़ से परिचित हैं कि जातिवाद की क्या समस्या है जो हमारी एकता को तोड़ती है। हमारा देश आज़ाद हो गया ना, उसके बाद भी हमने जो है ना जातिवाद के इस तत्व को नहीं छोड़ा और हमारी जो सत्ता थी वो भी शुरू के अंदर उच्च जातियों तक की सिमटी रही थी, उच्च जातियों के पास ही थी। तो जाति जो है ये बड़ा प्रभावित करती है एकता को। क्यों कि ये जाति में जो है कुछ लोग अपने को उच्च जाति का समझते हैं, कुछ निम्न जाति का समझते हैं कुछ को। तो ये क्या है, निम्न जातियों को ऊपर उठने का मौका नहीं देते, राजनीति में भी इनको अवसर नहीं मिलता, सामाजिक रूप से भी जो है ना वो इनका जो है ना परिष्कार होता है। तो फिर क्या होता है कि जाति के माध्यम से जब किसी का को दबाया जाता है या किसी का यूं
बहिष्कार किया जाता है तो क्या होता है कि जो जिसका बहिष्कार होता है वो कहीं न कहीं फिर किसी न किसी तरीके से कोई आंदोलन करता है, कोई क्रांति करता है, या जातियों को लेकर आपस में जो है ना लड़ाई शुरू हो जाती है। 20वीं सदी का जो अंतिम दशक था वहाँ उसमें बिहार, यूपी, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में जातीय तनाव बहुत बढ़े हुए थे। जनता के यूँ मस्तिष्क पे जाति जो है ना हावी हो गई थी। भाई हम जो है ना उच्च जाति के हैं, ये हम स्वर्ण हैं, ये निम्न हैं, और इन जातियों को लेकर आपसी गुटों के बीच में बड़ी लड़ाई संघर्ष होते थे। तो ये जो संघर्ष हैं ये क्या करते हैं, लोगों के बीच में एकता को तोड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है ये जातीय संघर्ष कहीं न कहीं जो है हमारी राजनीतिक एक इसकी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा डालते हैं। जाति के आधार पर भेदभाव होंगे, मनुष्यों के साथ समानता का व्यवहार नहीं होगा। अब भी देखते हैं हम कई बारी जाति के आधार पर उच्च जातियाँ, निम्न जातियों, इनके बीच में कहीं न कहीं संघर्ष चलता ही रहता है। अब हालांकि संविधान में इतने प्रावधान होने के बावजूद भी इस जाति की समस्या से आज भी हम पूर्णतया निजात नहीं हमें मिली है, हम पूर्णतया इससे उबर नहीं पाए हैं। ये समस्या जो है आदिकाल से ही बनी आ रही है और आज तक ये समस्या एक बड़ा विकराल रूप धारण करे हुए है कि जाति को लेकर स्वर्ण जातियाँ और निम्न जातियाँ इस तरीके से जो है ना एक दूसरे के साथ इनका संघर्ष किसी न किसी रूप में आज भी हमारे सामने जो है ना वो आ रहा है। तो ये जाति की समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या है राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में जातिवाद की समस्या। अब दूसरा पॉइंट है जी सांप्रदायिकता की समस्या। अब सांप्रदायिकता की समस्या या इसे धार्मिक समस्या कह लें, ये भी एक बड़ा विकराल रूप लिए हुए है। आज हमारे यहाँ बहुत से देश में अनेक संप्रदाय हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो इन धर्मों या संप्रदायों के नाम पर आपस में बहुत से झगड़े होते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। हिंदू मुस्लिम के झगड़े तो देखो बहुत पुराने समय से ही चले आ रहे हैं। पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये झगड़े बहुत देखने को मिलते थे। अब चलो इन बात में थोड़ा निजात मिली है, लेकिन धर्म के नाम पर ये झगड़े जो है ना आज भी कहीं ना कहीं समस्या पैदा इन्होंने कर ही रखी है। और ये झगड़े जो हैं इनसे क्या है कि आपस के अंदर सारा माहौल ख़राब हो जाता है। सारा माहौल ख़राब हो जाता है तो मेन बात ये है कि राष्ट्र की एकता जो है इससे बड़ी खतरे में आ जाती है। और भारतीय संघ का कोई भी राज्य या क्षेत्र इन सांप्रदायिक दंगों से अछूता नहीं है। और कुछ दंगे तो ऐसे थे जहाँ स्थिति को सामान्य होने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इस प्रकार जो है सांप्रदायिकता, धार्मिक झगड़े, जैसे जाति के आधार पे मैंने बताया था कि कुछ जातियों को श्रेष्ठ और निम्न समझते हैं, उसी प्रकार धर्म में कुछ हर व्यक्ति जो है ना अपने धर्म को श्रेष्ठ समझता है। हिंदू कहता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, ईसाई ये कहता है हमारा, मुस्लिम कहता है हमारा, सिख कहता है हमारा। फिर आपसे इनके पूजा पाठ के तरीके भी अलग अलग हैं। तो कई बार क्या है ये एक दूसरे को धर्म के नाम पे एक दूसरे के साथ द्वेष रखने लग जाते हैं। तो ये द्वेष जो है कहीं ना कहीं हमारी एकता को खतरा पहुंचाता है। सबसे जातिवाद के साथ साथ सांप्रदायिकता, ये दो चीज़ें तो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। संप्रदाय के नाम पे झगड़ना और विशेष करके राजनीतिक दल जो है इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्मों के नाम का सहारा लेते हैं और ये सहारा जो है वो इन विवादों को जन्म दे देता है, आपसी संघर्ष को। तो इस प्रकार सांप्रदायिकता जो है वो सबसे बड़ी बाधा है राष्ट्रीय एकता के मार्ग में। लोकतंत्र का कलंक है ये निश्चित रूप से, और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भी सबसे बड़ी बाधा है। पॉइंट नंबर 3 है अल्पसंख्यकों का सवाल। अब देखो अल्पसंख्यक क्या होते हैं। अल्प माने होता है थोड़ा, थोड़ी संख्या के लोग जो हैं उनका भी जो है, जहाँ अल्पसंख्यक होते हैं वहाँ भी ये लड़ाई झगड़े दंगे बहुत होते हैं। अब कैसे होते हैं देखो, अब जैसे बहुत बड़े 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 महानगर हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। अब यहाँ पे क्या है, बाहर से आकर लोग काम करते हैं कि बहुत सी दिल्ली, महाराष्ट्र में यहाँ से बहुत से विभिन्न राज्यों से लोग जाते हैं अपने काम काज को चलाने के लिए। बड़े महानगर हैं ये। तो ये होते तो थोड़ी संख्या में है पर्टिकुलर, और दूसरी जहाँ के वो जैसे महाराष्ट्र के खुद के लोग हैं वो ज़्यादा हैं और बाहरी कम हैं, तो ये अल्पसंख्यक हो गए थोड़ी संख्या में। तो वो
राज्य वाले इन बाहर से आए लोगों का बड़ा विरोध करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे रोजगार के साधन छीन रहे हैं, ये हम इन पे हमारा हक है। या कोई नौकरियां वहाँ करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए थी, ये बाहर वाले आके ले जाते हैं। तो वो इन लोगों का बड़ा शोषण करते हैं। और जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, इन नगरों में तो उद्योग व्यापार के कारण राज्यों से बहुत ही लोग आए हुए इसमें मतलब निवास करते हैं। और इन लोगों का क्या है, शोषण होता है। जैसे महाराष्ट्र में गुजरातियों का बहुत विरोध हुआ था, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, यहाँ मारवाड़ियों का बहुत विरोध होता था। तो महाराष्ट्र में शिवसेना है, असम में कोई लक्षित सेना है, ये संगठन बने हुए हैं। ये इनका काम है, ये बाहर से आए लोगों के खिलाफ उत्तेजनापूर्वक कार्रवाई करते हैं। बाहर से जो लोग आते हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ऐसी जो संकीर्ण भावनाएं हैं ना, ये जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन जाती है। इन लोगों को अब दबाएंगे, इनका शोषण करेंगे, तो फिर ये क्या करेंगे, ये विरोध करेंगे। विरोध करेंगे तो आपस में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। और लड़ाई झगड़ा होगा तो ये क्या होगा, एकता के लिए खतरा होगा। भाई हम भारत के नागरिक हैं, हमें आज़ादी है, भी हम कहीं भी जाकर कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उस क्षेत्र के लोग, आने वाले लोगों का बड़ा विरोध करते हैं। कुछ साल पहले टीचर्स की भर्ती हुई थी, तो उसमें प्रत्येक, अपने राजस्थान में देख लो, प्रत्येक ज़िले में जाके व्यक्ति कहीं भी जहाँ सीटें ज़्यादा है वहाँ पे पेपर दे सकता था। लेकिन क्या हुआ कि दूसरे जो ज़िले थे जहाँ थोड़ी सीटें ज़्यादा थी, तो वहाँ के लोगों ने, यहाँ जो पेपर देने गए यहाँ के लोग, उनका बड़ा विरोध किया। उनके साथ मारकाट भी हुई स्टेशनों पे, भी आप लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्यों आए हो, ये सीटें तो हमारी है, हम आप लोग क्यों ले जाओगे। तो ये क्या था, ये बड़ा विरोध था, भी आप बाहर वाले हमारी सीट क्यों ले जा रहे हैं, हम ये तो हमारी हैं, तो बाहर वालों को नहीं आने देंगे। तो ये जो संकीर्ण भावनाएं हैं ना, ये देश की एकता के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे ये राज्य के लोग सोचते हैं भी बाहर वाले हमारे यहाँ आके काम क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारा अधिकार है, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा, अगर ये लोग ले लेंगे तो फिर हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा। तो इन संकीर्ण भावनाओं के कारण ये जो है, इन अल्पसंख्यकों का, जो थोड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं काम करने के लिए, उनका बड़ा शोषण करते हैं। और शोषण होता है तब ये फिर क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। विरोध करते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। और लड़ाई झगड़ा क्या है, राष्ट्र की एकता के लिए खतरा है। इसलिए अल्पसंख्यकों का सवाल जो है, ये भी राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद की समस्या, ये बिल्कुल क्षेत्रवाद की समस्या पर्टिकुलर पहले वाला पॉइंट बताया था उसी तरीके की एक समस्या है। अब क्या है क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद का मतलब है अपना क्षेत्र भी, ये मेरा क्षेत्र है, राजस्थान मेरा है, पंजाब जो पंजाब के हैं कि पंजाब मेरा है, हरियाणा वालों का हरियाणा मेरा है। पर्टिकुलर अपने क्षेत्र विशेष से लगाव रखना और उस क्षेत्र का फ़ायदा मुझे ही मिले, बस ये धारणा रखना, ये अपने क्षेत्रवाद, ये भावना जो है वो क्षेत्रवाद की भावना कहलाती है। क्षेत्रवाद में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में लाभ लेना अपने क्षेत्र के बारे में सोचता है और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचता है। अब जब अपने क्षेत्र विशेष से लगाव हो जाए, सिर्फ हमें अपने राजस्थान से मतलब है, हम पंजाब को या हरियाणा को या अन्य किसी राज्य का डेवलप देख ही नहीं सकते कि हमारा राजस्थान आगे होना चाहिए, या पंजाब वाले कहें कि हमारा पंजाब आगे होना चाहिए। जब हम अपने क्षेत्र के प्रति सोचने लग जाते हैं तो फिर क्या है, अब हम भारत के बारे में नहीं सोच रहे, अब पर्टिकुलर हम अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक अपने अपने क्षेत्र के बारे में सोचने लग जाता है तो क्षेत्र का क्षेत्र के साथ ही टकराव हो जाता है। या अब हम राजस्थान का ही सोचते हैं, राजस्थान का विकास चाहते हैं, तो हम पंजाब के लोगों से क्या है, वो द्वेष रखेंगे, भाई ये ना आगे निकल जाएं। तो आपसी ये जो द्वेष है, आपसी घृणा है, संकीर्णता की सोच है, ये जो है, अब हम भारत, इससे अब हम अपने राज्य से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। लेकिन हम क्या हैं, भारत के नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी पूरे भारत के प्रति बनती है कि हम भारत में के बारे में सोचें, भारत की एकता के बारे में सोचें। लेकिन जब लोग अपने क्षेत्र विशेष से लगाव करके अपने अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात सोचते हैं और दूसरे क्षेत्रों की उपेक्षा करने लग जाते हैं, तो उस समय में क्या होता है कि देश की एकता को खतरा पैदा हो जाता है। जब राज्य आपस में लड़ने लगेंगे तो देश की एकता कहाँ स्थापित हो जाएगी। इसलिए अपने क्षेत्र से लगाव करने की ये क्षेत्रवाद की भावना राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन के सामने आई है। इस तरीके से हमें जो है ना, वो इस भावना से ऊपर उठ जाना चाहिए। हम पर्टिकुलर राजस्थान के नागरिक नहीं हैं, नागरिकता हमें सिर्फ भारत की है। तो हमें भारत की अपने राज्य के बारे में सोचो, लेकिन भारत प्रथम है, तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठकर भारत के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जो लोग क्षेत्र के प्रति लगाव करके और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता के लिए
खतरा भी बन जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।